हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मैं हूँ आपका होस्ट अमन बहल। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में। आप ही की तरह एसएससी बैंक्स की प्रिपरेशन किया करता था और अब आप हिंदी मीडियम वालों को या नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वालों को ये सिखाता हूँ कि इंग्लिश को कैसे अपनी ताकत बनाया जाए। बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लासेस होती हैं जिसमें आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करवाने की कोशिश करता हूँ। आज की क्लास बेस्ड है टाइम्स ऑफ इंडिया के इस एडिटोरियल पे। एक दो दिन पहले शायद ये पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स एंड बेनिफिट्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है अमेरिका और भारत के बीच की बढ़ती हुई दोस्ती पे, नज़दीकियों पे। शुरू करेंगे इस आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। अब जो भी इस आर्टिकल में सीखोगे आपको इस क्विज पे अप्लाई करना है एट द एंड ऑफ द क्लास। सिर्फ ट्रांसलेट 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 मत करते रह जाना। इंग्लिश को हर तरीके से आपको अटैक करना है, हर एस्पेक्ट को कवर करना है। सॉल्यूशंस भी क्लास के लास्ट में करेंगे क्विज के। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी फ्रेंड्स एंड बेनिफिट्स। देखिए, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त, बेनिफिट्स का मतलब फ़ायदे, एंड का मतलब हो गया और। तो इस फ्रेज़ का मीनिंग कुछ ऐसा बना, दोस्ती और साथ साथ फ़ायदे, ऐसा ही बना ना। देखो, ये जो फ्रेज़ है ना, एक्चुअल में जो एक्चुअल फ्रेज़ होता है वो होता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। उसको इसने तोड़ मरोड़ के लिखा है आपके सामने। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का मतलब होता है दोस्ती फ़ायदों के साथ या फ़ायदों की दोस्ती। ऐसी दोस्ती जिसमें आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं, सामने वाला अपना फ़ायदा देख रहा है, बस वो जब तक फ़ायदा टिका हुआ है तब तक दोस्ती टिकी हुई है। इसको आप यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, आप मेरी पीठ खुजाओ मैं आपकी खुजाता हूँ, अमेरिकन इडियम है, उससे भी बताया जा सकता है। और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ऐसी रिलेशनशिप्स को भी बोला जाता है बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल जिसमें लव या फीलिंग्स की कोई जगह ना हो, वो पूरी रिलेशनशिप सेक्सुअल इंटरकोर्स पे टिकी हो, है ना। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ऐसे रिश्तों को भी मेल और फीमेल के बीच में बोला जाता है। आजकल आप देख रहे हो ना, टिंडर विंडर पे जो रिश्ते चल रहे हैं वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले हैं। मेरा बेनिफिट तुझसे, तेरा बेनिफिट मुझसे, बाकी सब अपना अपना देखेंगे। तो हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इंडिया और अमेरिका फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स नहीं है, फ्रेंड्स एंड बेनिफिट्स हैं। दोस्ती अपनी जगह है और फायदे अपनी जगह है, इस तरह की रिलेशनशिप दोनों बिल्ड कर रहे हैं। समझ गए? चलो, अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इन डिटेल। कह रहा है जी, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड द यूएस शो दैट अ फॉर्मल अलायंस इज नॉट नेसेसरी फॉर अ सॉलिड रिलेशनशिप। कह रहा है जी, ओवरलैप करते हुए जो इंटरेस्ट है। ओवरलैप का मतलब क्या है जी? कॉमन। ये आपका इंटरेस्ट है और ये हमारा इंटरेस्ट है, तो ये जो बीच का इंटरेस्ट है दोनों का इंटरेस्ट हो गया ना, ये ओवरलैप कर गया, ये कॉमन हो गया, म्यूचुअल हो गया। कह रहा है जी, इसी प्रकार से ओवरलैप करते हुए जो इंटरेस्ट हैं इंडिया और अमेरिका के, भारत और अमेरिका के, कह रहा है वो ये दिखाते हैं कि एक फॉर्मल जो अलायंस है, एक जो आधिकारिक रिश्ता है, नाता है, वो ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है एक मजबूत रिलेशनशिप के लिए, सॉलिड रिलेशनशिप के लिए। ज़रूरी नहीं है कागजों पे हम ये बताएं कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई है, अमेरिका ये बोले कि भारत हमारा की पार्टनर है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अपने एक्शन से भी एक सॉलिड रिलेशनशिप को बना सकते हो, जैसे अमेरिका और भारत अभी बना रहे हैं, बिना कागजों में किसी अलायंस को किए। इंटरेस्ट की वर्ब है शो, अलायंस की वर्ब है, अलायंस की वर्ब है इस। अलायंस का मतलब होता है यूनियन, कॉलिशन, पार्टनरशिप, है ना। रिश्ता ही बोल सकते हैं अलायंस को, रिलेशनशिप का दूसरा नाम है अलायंस। बिटवीन और एंड हमेशा साथ चलेंगे, बिटवीन इंडिया एंड यूएस। यूएस उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जिसके नाम के आगे द लगाया जाता है, क्योंकि इसमें यूनाइटेड आ गया। यूएस, यूएई, यूके, है ना, सब अपने आगे द लगाएंगे। इसी तरीके से वो कंट्रीज़ जिनके नाम के आगे या नाम के पीछे एस लगा रहता है, जैसे फिलीपींस, नेदरलैंड्स, बहामास, ऐसी कंट्रीज़ जो हैं, मॉलडीव्स, है ना, ऐसी कंट्रीज़ भी अपने नाम के आगे द लेती है, क्योंकि पीछे एस लगने से प्लूरल होने की फीलिंग आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सारी वोकैब आपको आर्टिकल की दिखाएंगे ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। अच्छा आर्टिकल है, बैलेंस्ड है, वोकैब ग्रामर आपको सब बैलेंस के अंदर मिलेगी। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें, आपके फेलो स्टूडेंट्स तक ये जो क्लास है पहुंच सके। और उसी के साथ जिन प्यारे बच्चों को ज़रूरत है मॉक टेस्ट पास की अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, टेक्स्ट बुक की बम्पर सेल एक्टिव हो चुकी है। बम्पर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्राइस कभी आता नहीं है। 224 रुपये में आपको 1 साल का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है अगले 3 दिनों के लिए। फ़ायदा आप इसका ले सकते हैं। ईयरली मॉक टेस्ट पास के अंदर आपको 70,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एक ही मॉक टेस्ट पास के अंदर उसके मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है।
इस पास को आप चाहें तो प्रो वर्जन में भी ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो है ना पेपर भी मिल जाते हैं मॉक टेस्ट की फॉर्म में। उसका प्राइस रहता है 314 रुपये। फ़ायदा लेने के लिए सेल का कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको लिंक मिलेगा। ईयरली मॉक टेस्ट आपको नॉर्मल वाला दिखाएगा 249 का। ये फाइनल प्राइस नहीं है आपका, आपको यहाँ पे कोड लगाना है YT10। इस कोड को अप्लाई करते ही आपका प्राइस हो जाएगा 224 रुपये। और जो प्रो पास है अपग्रेडेड वाला, उसका प्राइस दिखाएगा 379, और इस पर भी कोड लगा करके आप इसको यू कैन गेट द पास फॉर 314 रुपीज़। फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, अगर पास की ज़रूरत है देन दिस माइट बी द राइट टाइम। चलिए वोकैब शीट अपनी आज की भर भर के वोकैब आज। इसेंस पहला वर्ड है। इसेंस का मतलब आप जानते हैं सार, किसी चीज़ का समझ गए ना, निचोड़, उसको बोलते हैं इसेंस। फोटोग्राफ्स आर ए टूल टू कैप्चर द इसेंस ऑफ ए सिचुएशन। फोटोग्राफ्स एक जरिया है कैप्चर करने का, सहेज के रखने का, संभाल के रखने का, पकड़ के रखने का इसेंस को, यानी सार को, किसी भी सिचुएशन के, किसी भी हालात के। फ़ोटो लेके रख लो किसी भी सिचुएशन की, आप 20 साल बाद भी देखोगे वो सिचुएशन आपके दिमाग में जिंदा हो जाएगी। क्रक्स, जिस्ट, निटी-ग्रिटी सभी इसेंस के सिनोनिम है, सार के सिनोनिम्स हैं। अगला जो वर्ड है वो है अनरेवल। इस वर्ड के दो मीनिंग्स हैं बेसिकली। देखिए अनरेवल बनता है, आपने स्वेटर पकड़ा होगा, कोई स्वेटर देखा, उसका कोई धागा निकला हुआ है, आपने उसको खींचा तो पूरी स्वेटर उधड़ने लगेगी। समझ पा रहे हो ना, एक धागा पकड़ो स्वेटर का और स्वेटर को उधेड़ दो, उस प्रोसेस को बोलते हैं अनरेवल करना। और वहीं से दोनों मीनिंग्स निकले हैं, या तो किसी चीज़ पे पानी फेर रहे हो, स्वेटर जो आपने बुनी थी उसको उधेड़ रहे हो, ये अनरेवल का मीनिंग है। या फिर किसी मिस्ट्री को, किसी राज को, किसी रहस्य को खोल के बता रहे हो, जैसे स्वेटर को उधेड़ के आप बताते हो, वो भी अनरेवल है। तो आप किसी मिस्ट्री को भी अनरेवल कर सकते हैं और अपने किए हुए किसी मेहनत से काम को भी अनरेवल करते हैं। पानी फेरने को भी अनरेवल करना बोला जाता है। अब मेरे ख्याल से इस विजुलाइजेशन के साथ में दोनों मीनिंग इसके क्लियर आपके दिमाग में हो गए होंगे। उधेड़ने को बोलते हैं, कहने का मतलब ये। द न्यू डिस्कवरी में अनरेवल द मिस्ट्री सराउंडिंग द ब्लैक होल्स। नई जो डिस्कवरी है वो उधेड़ सकती है, उधेड़ सकती है इस मिस्ट्री को, इस रहस्य को जो ब्लैक होल्स के चारों तरफ है, यानी सराउंडिंग है, ब्लैक होल्स को लेकर के है। और दूसरा वाला मीनिंग देखो, द इकॉनमी इज अनरेवलिंग बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रिसेशन। पूरी अर्थव्यवस्था ही उधड़ रही है, अनरेवल कर रही है, बर्बाद हो रही है, क्योंकि जो है रिसेशन ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपना कन्वर्जेंस। देखिए वर्ज मतलब किनारे, वर्ज मतलब किनारे, और कौन मतलब साथ में। जब दो किनारे ऐसे मिलते हैं एक बिंदु पे, या 3 किनारे या 4 किनारे या 5 किनारे, इसी एक्शन को बोलते हैं कन्वर्जेंस नाउन फॉर्म में। कन्वर्ज होगी इसकी वर्ब फॉर्म, कन्वर्जेंस होगी नाउन फॉर्म। समझ पा रहे हो ना, कई किनारों से जब फोकस एक बिंदु पे आके मिले तो ये है जी कन्वर्जेंस। इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है, डाइवर्जेंस। एक बिंदु से कई किनारों की तरफ कोई चीज़ जाकर के निकले तो ये होती है डाइवर्जेंस। दोनों एक दूसरे के और एंटोनिम्स हैं। अब कन्वर्जेंस को अपने कन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। आज कन्फ्लुएंस वर्ड जो नाम का वर्ड है आर्टिकल में देखेंगे। कोविड-19 वैक्सीन्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मैनी स्ट्रीम्स ऑफ साइंस। कोविड वैक्सीन्स जो हैं वो रिजल्ट हैं कन्वर्जेंस का, या मिलाप का, मिलन का, साइंस की कई स्ट्रीम्स के। इसमें आपकी बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, बॉटनी भी है ना। सारी चीज़ें मिलाते हो तभी जाकर के आप एक कोविड-19 की वैक्सीन बना पाते हो। चलिए वर्ड्स को फील लेके समझो ताकि रट्टा ना मारना पड़े, दिमाग में ऐसे बैठ जाएं कि वो आपकी वोकैबुलरी का पार्ट बने। अगला वर्ड है इनकंसीवेबल। देखिए कंसीव का मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करना, चाहे तो अपने दिमाग में पैदा करो, चाहे किसी चीज़ को फिजिकली पैदा करो। जब औरतें, विमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो आप बोलते हैं कि शी हैज़ कंसीव्ड, क्योंकि पेट में एक बच्चा पैदा हो चुका है, पेट में तो हो ही चुका है ना वो। बाद में जब वो बच्चा बाहर आएगा तब उसकी लाइफ जो है आप काउंट करनी शुरू करोगे, लेकिन उसकी लाइफ एक पेट में भी है। तो कंसीव का मतलब क्या होगा, पैदा करना। अब ये बताओ इनकंसीवेबल कौन सी चीज़ होगी, ऐसी चीज़ जिसको पैदा ना किया जा सके। जी बिल्कुल, इनकंसीवेबल ऐसी चीज़ है जिसको ना तो आप इमेजिन कर सको, ना उसको रियलाइज़ कर सको। ऐसी चीज़ जो यूं कह दूं मैं दूसरी भाषा में, इम्पॉसिबल टू हैपन है या इम्पॉसिबल टू अकर है, वो इनकंसीवेबल है। समझ गए ना। चलो अब ये वर्ड आपने पकड़ लिया, दिमाग में आपके बैठ गया। इनकंसीवेबल से 2 वर्ड्स और बनते हैं, ये भी दिमाग में बिठाओ, वेल कंसीव्ड और इल कंसीव्ड। वेल कंसीव्ड मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत अच्छे से बनाई गई हो या सोची गई हो।
इल कंसीव्ड मतलब जो बहुत बुरे तरीके से बनाई गई हो या सोची गई हो। वेल कंसीव्ड प्लान वो प्लान है जो बड़ा अच्छा प्लान था जिससे आपको कामयाबी मिली, और इसका बिल्कुल उल्टा है इल कंसीव्ड प्लान, बेवकूफ़ी में बनाई गई योजना। इंडियाज इकोनॉमिक राइज सीम्ड क्वाइट इनकंसीवेबल 20 ईयर्स अगो। भारत का इकोनॉमिक राइज जो है, आर्थिक उत्थान जो है, बिल्कुल भी इमेजिनेबल नहीं लगता था, कंसीवेबल नहीं लगता था 20 साल पहले, इम्पॉसिबल सा लगता था। अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, इनक्रेडिबल सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आपने अपना दिमाग में बिठा लिया। लास्ट वर्ड है अपना सेकंड लास्ट वर्ड टेस्टामेंट। ये वर्ड बना है टेस्टिफाई से, टेस्टिफाई से। और टेस्टिफाई का मतलब होता है जी, टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना। टेस्टामेंट का मतलब होता है जी गवाही या विटनेस। इंडियाज स्टेटस ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इज अ टेस्टामेंट टू इट्स राइजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया का जो स्टेटस है दुनिया की सबसे तेज जो है ग्रो करने वाली इकोनॉमी के तौर पे, बड़ी इकोनॉमीज में से, है ना। दुनिया की तीसरी बड़ी भी बनने वाले हैं हम, और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही बड़ी इकोनॉमीज में से। कह रहा है ये चीज़ एक गवाही है, एक टेस्टामेंट है भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड की, भारत के युवा की। डेमोग्राफिक डिविडेंड मैंने आपको बताया हुआ है, वर्किंग एज पॉपुलेशन को बोलते हैं, युवा को, है ना। चलिए आगे लास्ट वर्ड है अपना लीवे। लीवे क्या होता है जी, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। सीधा सा मतलब होता है इसका फ्रीडम या स्कोप ऑफ फ्रीडम। आपकी स्वतंत्रता का, आज़ादी का दायरा ही आपका लीवे है, ठीक है। लीवे को आप एल्बो रूम, लैटिट्यूड, मार्जिन या हेड रूम से भी बताते हैं। ये सभी आपकी आज़ादी की बात करते हैं, किसी भी काम के अंदर आज़ादी। जैसे आपको आपके बॉस ने आज़ादी दे दी ऑफिस में कि तू आजा भाई, 10 बजे आजा चाहे 12 बजे आजा, मुझे काम पूरा चाहिए। तो ये आपको एल्बो रूम या लीवे दिया बॉस ने, काम पे फोकस करो, आने जाने की आपको आज़ादी फुल मिली हुई है, लीवे मिला हुआ है। एक्स्ट्रा कैश फ्लो इन द बिजनेस विल प्रोवाइड लीवे टू आवर ऑपरेशंस। एक्स्ट्रा जो कैश फ्लो है हमारे बिजनेस में, वो हमें थोड़ी फ्रीडम या स्कोप देगा, गुंजाइश देगा हमारे ऑपरेशंस के लिए, हमारे कामकाज के लिए। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब जल्दी से आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा गया है। देखिए समरी बहुत इंटरेस्टिंग है आज की। जनरली आपने दोस्त ऐसे देखे होंगे जो मतलबी होते हैं, और ज़्यादातर दोस्तियाँ रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए, होते भी ऐसे ही हैं, दुनियादारी इसी को बोलते हैं। भाई तू तेरा फ़ायदा देख, मैं मेरा फ़ायदा देखता हूँ, जिस दिन फ़ायदे खत्म उस दिन दोस्ती खत्म। लेकिन इंडिया जो है ना एक बहुत स्वीट स्पॉट पे मिलेगा आपको जोग्राफिकली, जियोपॉलिटिकली। आज आप वेस्ट और इंडिया को देखोगे तो दोनों के बीच की दोस्ती मतलब की तो दिखेगी आपको। वेस्ट अपना मतलब देख रहा है, इंडिया अपना मतलब देख रहा है, लेकिन मतलब देखने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के फायदे को भी देखने की कोशिश करते हैं। वेस्ट खास करके यूएस इंडिया में आना चाहता है व्यापार करने के लिए, लेकिन यूएस ये भी चाहता है कि व्यापार करके पैसा तो कमाएं, इंडिया को भी पैसा कमा के दें, प्रॉस्पेरस बना के दें, ताकि इंडिया चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके। तो चाइना तो जो है ना बड़ा अच्छा स्वीट स्पॉट बन के आया अपने लिए। चाइना की बदमाशी को रोकने के लिए दुनिया इंडिया को सशक्त बना रही है, एम्पावर कर रही है। और यही है फ्रेंड्स एंड बेनिफिट्स की कहानी, जहां मैं मेरा फ़ायदा देखने के साथ साथ तेरा फ़ायदा भी देखने लगता हूं। बस आज इसकी यही समरी है आर्टिकल की। शुरू करते हैं। एनालाइजिंग टोन है और थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक टोन में लिखा गया आर्टिकल है। कह रहा है जी पीएम मोदीज ऑन गोइंग स्टेट विजिट टू द यूएस शुड फाइनली bury the framework that seeks to understand geopolitics through the prism of alliances। कह रहे पीएम मोदी की जो ऑन गोइंग स्टेट विजिट है, जो भी चल रही है, ऑन गोइंग मतलब कंटिन्यू हो, जो भी जारी हो। स्टेट विजिट मतलब किसी राज्य की ऑफिशियल विजिट, जहाँ पे सामने वाला देश आपको बुलाता है कि आओ जरा घूम के जाओ, देखो जरा। कह रहा है ऐसी पीएम मोदी की जो ऑफिशियल विजिट है अमेरिका की, कह रहा है इसको फाइनली बैरी कर देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। बैरी का मतलब होता है ज़मीन में जो है गाड़ देना, दबा देना। और किसको? उस फ्रेमवर्क को, उस ढांचे को। कौन सा ढांचा? जो कोशिश करता है अंडरस्टैंड करने की, समझने की जियो पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। और किसके जरिए? इस प्रिज्म के जरिए, इस लेंस के जरिए, इस नज़रिए के जरिए, जो है अलायंसेस की, फॉर्मल रिश्तों की, कागजी रिश्तों की। आई बात समझ में? तो ये विजिट जो है ना, अब इससे फाइनली ये वाला जो प्रोस्पेक्टिव है, इसको इंडिया बैरी कर दिया इसने यूएस में, कि हमारा कोई फॉर्मल अलायंस यूएस से नहीं है। हम ना नेटो के पार्ट हैं, ना उनके की अलाय हैं, ना इंडिया उनका कुछ है, ना वो हमारे हैं। लेकिन दोस्ती ऐसी है जिसमें फॉर्मल अलायंस ना होने के बावजूद जियो पॉलिटिकल इक्वेशन में दोनों दोस्त हैं और साथ में खड़े हैं। विजिट की वर्ब है शुड बैरी। बैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को गाड़ देना, शांत कर देना, दबा देना, दमन कर देना। दैट आया है फ्रेमवर्क के लिए। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा। ढांचा यहाँ पे सिंगुलर है, फ्रेमवर्क है, इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है। दैट सीक्स
अगर ये फ्रेम वर्क्स होता तो फिर डैट की वर्ब सीक हो जाती है ना। इसको आपको मिला के चलना है साथ में। थ्रू द प्रिज्म ऑफ का मतलब होता है इस नज़रिए से, इस लेंस से, इस प्रिज्म से। व्हेन यू सी समथिंग थ्रू द प्रिज्म और लेंस ऑफ समथिंग, आप उस चीज़ को उस खास पर्सपेक्टिव या नज़रिए से देख रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बैरी वर्ड से दो इडियम बनती है, ध्यान रखना। बैरी द हैचेट। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और जब कुल्हाड़ी को आप बैरी कर रहे हैं तो इसका मतलब कुल्हाड़ी का काम खत्म हो गया है, मतलब आपकी किसी से दुश्मनी खत्म हो गई। कुल्हाड़ी हाथ में क्यों पकड़ के घूमोगे आप? कोई दुश्मन होगा ना आपका जिससे आपको खतरा होगा। इसलिए बैरी द हैचेट इडियम का मीनिंग यही होता है कि खतरा खत्म हो जाना, दोस्ती बना लेना किसी दुश्मन से, टू मेक पीस विद योर एनिमी। कुल्हाड़ी को गाड़ दिया जमीन में। और टेकअप द हैचेट का मतलब क्या है? इसका बिल्कुल उल्टा। गड़ी हुई कुल्हाड़ी को आपने टेकअप कर लिया, हाथ में ले लिया, यानी किसी से दुश्मनी मोल लेना। टू स्टार्ट अ न्यू एनिमोसिटी, या स्टार्ट अ रिलेशनशिप फुल ऑफ एनिमोसिटी। दोनों इडियम्स याद रखेंगे, आज से क्विज में पूछी गई आपसे। कह रहा है हैंडी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, इट्स नाउ इरेलीवेंट। कह रहा है जी जो हैंडी हुआ करती थी, हैंडी होने का क्या मतलब होता है? बड़ी काम की होना, वैल्यूएबल होना, वक्त पे काम आ जाना। कह रहा है जी कोल्ड वॉर के दौरान ये हैंडी हुआ करते थे अलायंसेस, कागज़ पे बने हुए अलायंसेस, अब जो है ये इररेलेवेंट है, आज की डेट में इनसिग्निफिकेंट है, इनकी कोई रिलेवेंस नहीं है। आगे बात समझ में? हैंडी मतलब एकदम वैल्यूएबल, जो आपको काम लगे और वक्त लगने पे काम आ जाए, हैंडी। कह रहा है इवन वेयर फॉर्मल अलायंसेस डू एग्जिस्ट सच एज द वन बिटवीन द यूएस एंड जापान, देयर एसेंस हैज चेंज्ड सिंस द डेज ऑफ द यूएस सोवियत राइवलरी। कह रहे कि यहाँ तक कि जहाँ, इवन वेयर, जहाँ फॉर्मल अलायंस खड़े भी हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं। कह रहे जैसे कि वो वाला जो अमेरिका और जापान के बीच में है, जो कागजी अलायंस है, कागज़ पे बना हुआ अलायंस है। कह रहे वहाँ भी उनकी जो एसेंस है ना, उनका जो सार है, उनका जो मेन पॉइंट है, वो बदल चुका है। और कब से? सोवियत और यूएस की राइवलरी के दिनों के वक्त से, अमेरिका और सोवियत यूनियन की आपसी प्रतिस्पर्धा, आपसी होड़ के दिनों से, है ना। जब से राइवलरी खत्म हुई है, आप ऐसा समझ लो, तब से अमेरिका और जापान का रिश्ता भी कागजों पे कुछ हो रहा है और रियल में थोड़ा अलग है। अलायंसेस की वर्ब है डू एग्जिस्ट, एसेंस की वर्ब है हैज चेंज्ड। एसेंस का मतलब क्या होता है जी? सत्व, सार, क्रक्स, किसी चीज़ के अंदर की निटी ग्रिटी, किसी चीज़ का, समझ गए ना, कोर। राइवलरी क्या होती है? आपके आपसी प्रतिस्पर्धा, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको होड़ बोला जाता है। अमेरिका और यूएसएसआर एक होड़ में रहा करते थे। कह रहा है हियर क्रेडिट्स ड्यू टू द पॉलिटिकल लीडरशिप दैट रेड द टी लीव्स एंड मूव टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग अलाइनमेंट्स ओवर अलायंसेस। कह रहे जी यहाँ सारा क्रेडिट ड्यू है, सारा श्रेय जाता है। क्रेडिट इज ड्यू मतलब सारा श्रेय किसी को जाता है, और किसको जाता है वो टूल लगा के बता दो। पॉलिटिकल लीडरशिप को। कह रहा है वो पॉलिटिकल लीडरशिप जिसने रीड किया टी लीव्स को। रीड द टी लीव्स का मतलब होता है सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करना, आगे के हालातों को प्रिडिक्ट करना। कह रहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप जिसने बड़े अच्छे से सिचुएशन को समझा और मूव कर गए इस तरफ, जो है प्रायोरिटाइज करने का, प्राथमिकता देने का अलाइनमेंट्स को अलायंसेस के ऊपर। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? एक मुद्दे पे अगर दो पार्टियां एक साथ हैं तो वो अलाइन कर रही हैं, तो यहाँ पे मुद्दों की राजनीति हो रही है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फिर कागजी अलायंस ना भी हो तो क्या हुआ, आप मेरे दोस्त हैं। तो ऐसा ही प्रायोरिटाइज किया जा रहा है आजकल अलाइनमेंट्स को, ना कि प्रायोरिटाइज किया जा रहा है अलायंसेस को। ऐसा इन्होंने लीडरशिप ने भी करके दिखाया। क्रेडिट की वर्ब है इज दैट आया है पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। इसकी वर्ब है रेड द ट्री लीव्स। रीड द टी लीव्स ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करके अच्छे से फ्यूचर को भांपने की कोशिश करना। इंडिकेशन कहीं से मिले, उस इंडिकेशन को स्टडी करके आगे का देखने की कोशिश करना, ये है रीड द टी लीव्स। ये इडियम कहाँ से बनी है? बड़ी अजीब सी कहानी है इसकी। कुछ लोग पहले ऐसे हुआ करते थे जो भविष्य बताते थे तोता देख के। कुछ लोग भविष्य बताते थे वो एक क्रिस्टल बॉल देख करके। भारत में भविष्य बता देते हैं आपका हाथ, आपका माथा देख के। लेकिन एक कंट्री ऐसी थी, मैं नाम भूल गया उसका, वहाँ पे भविष्य दिखाते थे या बताते थे, पहले आपको चाय पिलाएंगे, फिर चाय पिलाने के बाद चाय की अगर पत्तियाँ उसमें डाली हैं, वो पत्तियों वाली चाय बनाते होंगे ना, दानेदार नहीं, पत्ती वाली। लास्ट में पत्तियों की जो नीचे जो पत्तियाँ बच जाएंगी ना, उनका कलर देख करके, वो कितनी मुड़ी हुई हैं, कितनी सीधी हैं, ये देख करके बताते थे आपका भविष्य क्या है। तो जिस कप में आपने चाय पी है उसकी टी लीव्स को, बची हुई टी लीव्स को पढ़ के वहाँ का ज्योतिष बताता था कि आप आगे क्या करोगे जो है जीवन में। तो वहाँ से इस इडियम को उठा लिया गया, रीड द टी लीव्स, सिचुएशन को एनालाइज करके आगे का सोचना।
मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है ईडियम्स को या किसी भी वर्ड को खोद करके निकाल करके लाने का कि वो कैसे बना है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे क्या चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं हमेशा के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, इंडिया यूएस रिलेशनशिप ओवर द लास्ट 18 ईयर्स हैज़ टेकन प्लेस इन द शेडो ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक असेंट एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिविजनिज्म। कह रहे भारत अमेरिका की जो रिलेशनशिप है पिछले 18 सालों में 2005 के बाद में वो टेक प्लेस की है, वो अकर हुई है, हैपन हुई है रिश्ता। और कैसे? परछाई में, शैडो में चाइना के इकोनॉमिक असेंट की, आर्थिक उत्थान की, आर्थिक राइज की। तो चाइना 18 सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो किया और भारत की और अमेरिका के रिश्ते भी इसी दौरान बहुत अच्छे से ग्रो किए। और फिर चाइना का जो बाद में रिविजनिज्म आया, रिविजनिज्म क्या होता है? ऐसा कम्युनिज्म जो मॉडिफाइड है, चाइना का वर्जन है जो, जिसमें कैपिटलिज्म मिला हुआ है। मार्क्सिज्म भी है, लेनिनिज्म भी है, लेकिन कैपिटलिज्म की इसमें आपको भर भर के इंडिकेशंस दिखेंगी। इसी जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी को बोलते हैं रिविजनिज्म। तो कह रहे हैं जो चाइना का असेंट आया और फिर चाइना में ह्यू जिनताओ और शी जिनपिंग जैसे लोग आए जो रिविजनिज्म को फॉलो करते थे। समझ गए? रिलेशनशिप की वो है हैज़ टेकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंट का मतलब होता है उत्थान, राइज, एलिवेशन। कह रहा है इंडिया हैज़ अनसेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना विच मेक्स फॉर ओवरलैप ऑफ इंटरेस्ट विद द यूएस। कह रहे इंडिया का एक अनसेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट है, ऐसा बॉर्डर का झगड़ा है जो सेटल होना बाकी है ना, गलवान में और वहाँ पे। कह रहे चाइना के साथ, कह रहे जो कि मेक फॉर करता है, बनाता है, कंट्रीब्यूट करता है एक ओवरलैप ऑफ इंटरेस्ट में अमेरिका के साथ। ओवरलैप ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये आपका इंटरेस्ट, ये मेरा इंटरेस्ट, बीच में दोनों का मिक्स हो गया, ओवरलैप हो गया। ऐसे इंटरेस्ट इंडिया और यूएस के आपको मिलेंगे। चलिए आगे करें। अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेशन इन बोथ कंट्रीज पॉलिटिकल लीडरशिप हैज शोन द फोरसाइट्स टू अडेप्ट टू एन इमर्जिंग सिचुएशन विद अ डिफरेंट प्ले बुक। कह रहे जी दोनों ही कंट्रीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन में, अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेशन, क्रॉस करके चाहे यहाँ चले जाओ चाहे वहाँ चले जाओ, दोनों कंट्रीज़ के प्रशासन में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उसने ये दिखाया है एक फोर साइड को। फोर साइड क्या होती है? साइड मतलब निगाह, फोर मतलब पहले से ही, आगे की निगाह, केयरफुलनेस, बुद्धिमानी, समझदारी, है ना। तो कह रहे दोनों ही कंट्रीज़ के लीडरशिप ने फोर साइड या बुद्धिमानी को दिखाया है कि वो अडेप्ट करें, अपने आप को ढालें और किस हिसाब से, टू लगा के बता रहा है, एक इमर्ज करती हुई सिचुएशन के हिसाब से। और ये सारा काम हो एक नई प्लेबुक के हिसाब से, एक नई रूल बुक के हिसाब से। प्लेबुक क्या होती है? रूल बुक, जिसके हिसाब से आप चलते हैं। तो अब कोई रूल बुक फॉलो नहीं हो रही, कागजी कोई हम अलायंस नहीं कर रहे हैं अमेरिका के साथ में, बस अलायंस है अपने अपने मतलब और अपनी अपनी दोस्ती का, दोस्ती और मतलब मिक्स हो चुके हैं। चलिए लीडरशिप की वो है शोन, फोर साइड आपको बता दिया गया है। फोर मतलब आगे की, साइड मतलब नज़र, आगे की नज़र, पहले से ही नज़र, प्रूडेंस या फोर साइड। कह रहे जी इट इज़ नॉट एन आइसोलेटेड एग्जाम्पल। कह रहे जो हुआ है ये भी एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, एक अलग थलग सा उदाहरण नहीं है। आइसोलेटेड यानी अलग थलग। कैसे? अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज आर शोइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन अडेप्टिंग टू एन एरा ऑफ टू इकोनॉमिक जाइंट्स लॉक्ड इन अ स्ट्रेटेजिक राइवलरी। कह रहे पूरी दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं भी क्रॉस करके चले जाओ पूरी दुनिया में, देश जो हैं कंट्रीज़ वो भी दिखा रहे हैं बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी को अडेप्ट करने में, अपने आप को ढालने में, एक ऐसी एरा में, एक ऐसे युग में जिसमें दो इकोनॉमिक जाइंट्स जो हैं अमेरिका और चाइना, दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक पावर जो हैं वो लॉक्ड हो चुकी हैं, एक दूसरे के सामने उलझ चुकी हैं, एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी में, एक ऐसी होड़ में जो स्ट्रेटेजिक है। तो सारी दुनिया ही परेशान है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पावर्स हैं वो आपस में लड़ रही हैं। पहले यूएस और यूएसएसआर लड़ रहे थे, अब यूएस लड़ रहा है चाइना से। तो हर कंट्री ही अपने आप को इस नए युग के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाते हुए। कंट्रीज़ की वो है आर शोइंग। चलिए आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है इंडिया इटसेल्फ ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल टुडे। कह रहा है इंडिया जो खुद ही है वो बहुत कुछ टेबल पे लाता है आज। ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल, इसका मतलब क्या है? व्हेन यू ब्रिंग समथिंग टू टेबल, इसका मतलब है आपके पास कुछ है ऑफर करने के लिए। भाई अगर आप अपने घर के मुखिया हैं तो टेबल पे फूड रखते हैं ला करके, शाम को खाना लेकर के आते हैं, इसलिए आप घर के मुखिया हैं। अगर आप घर की गृहिणी हैं तो आप टेबल पे उस फूड को पका के रखती हैं। समझ पा रहे हो ना? तो उसी तरीके से इंडिया से दोस्ती करोगे तो इंडिया भी टेबल पे बहुत कुछ ला के रखता है, अपने तरीके से कुछ ऑफर करता है। वो क्या है? 4 decades of brisk economic growth have put India within striking distance of being the third largest economy after the US and China। कह रहे 4 दशक जो हैं तेज इकोनॉमिक ग्रोथ के, उन्होंने रख दिया है इंडिया को स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में। स्ट्राइकिंग मतलब बिल्कुल नज़दीक की डिस्टेंस,
क्लियर डिस्टेंस, जो है होने की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी यूएस और चाइना के बाद। तो तीसरी इकॉनमी हम बनने वाले हैं, भारत है ना दुनिया की सबसे बड़ी। डेकेड्स की वर्ब है हैव पुट। स्ट्राइकिंग डिस्टेंस आपको बता दिया ना, ऐसी डिस्टेंस जहाँ से आप स्ट्राइक कर सकें, हाथ भर की डिस्टेंस, हाथ भर पीछे हम जर्मनी से। अभी जर्मनी को हम 2 सालों में, 1-1.5 साल में पीछे छोड़ के आगे आ जाएंगे। कह रहे जी एट द करंट रेट्स ऑफ ग्रोथ इंडियाज इकोनॉमिक साइज शुड ओवरटेक जर्मनी बाय 2027-28 एंड जापान बाय द एंड ऑफ द डेकेड। कह रहे जी करंट रेट ऑफ ग्रोथ से अगर देखें तो इंडिया का जो इकोनॉमिक साइज है वो ओवरटेक कर लेगा, वो पीछे नहीं छोड़ देगा, आउटपेस करके आगे निकल जाएगा जर्मनी को अगले 2-3 सालों में, और जापान को इसी दशक के अंत तक यानी 2030 के आसपास। तो जापान फिर जर्मनी है ना, इस तरीके से दो पायदान और ऊपर आएंगे, 5-7 सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। इकोनॉमिक साइज की वो है शुड ओवरटेक। ओवरटेक का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, किसी को पीछे छोड़ के। कह रहे हैं मोदीज मीटिंग्स इन द यूएस विच इंक्लूड CEOs आर अ टेस्टामेंट टू द ग्लोबल इंटरेस्ट इन बोथ एक्सेसिंग द इंडियाज ग्लोबल मार्केट एंड ऑल्सो इट्स सप्लाई कैपेबिलिटीज़। कह रहे हैं मोदी की जो मीटिंग्स हैं यूएस में, जिसमें शामिल हैं CEOs कंपनीज के, इलोन मस्क, सुंदर पिचाई। कह रहे ये मीटिंग्स जो हैं सभी की सभी एक टेस्टामेंट हैं, एक गवाह है, एक एविडेंस है ग्लोबल इंटरेस्ट की, दुनिया के इंटरेस्ट की भारत में। और किन चीज़ों को लेके? दोनों ही चीज़ों को लेकर के बहुत। पहला है एक्सेस करना भारत के बढ़ते हुए बाजार को, और दूसरा भारत की सप्लाई कैपेबिलिटीज़ को, चाइना की जगह भारत को सप्लाई चेन का नेटवर्क थमा देना। तो ये मीटिंग्स आपको एक गवाह के तौर पे मिलेंगी। मीटिंग्स की वर्ब है आर, विच की वर्ब है इंक्लूड, विच आया है मीटिंग्स के लिए, मीटिंग्स प्लूरल है इसलिए विच की वर्ब भी प्लूरल है। टेस्टामेंट आपको बताया था मैंने, गवाही को बोलते हैं, एविडेंस को बोलते हैं। कह रहे जी द इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और ICET वुड हैव बिन इनकंसीवेबल अ फ्यू डेकेड्स अगो। कह रहा है आज भारत और इंडिया का एक इनिशिएटिव जो है, एक पहल जो है ICET नाम के फील्ड में, इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में, जिसमें AI आ जाएगा, चैटबॉट्स आ जाएंगे, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी। कह रहे ये जो इनिशिएटिव है ना, ये होता इनकंसीवेबल, अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, टोटली इम्पॉसिबल कुछ ही दशक पहले, 20 या 30 साल पहले। कह रहा है एज वी डिड नॉट possess द कैपेबिलिटीज टू जनरेट द इंटरेस्ट, क्योंकि तब हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी, हम पजेस ही नहीं करते थे उन क्षमताओं को, ताकतों को, कि कोई हमें इंटरेस्ट ले और हमारे साथ में इस तरह के इनिशिएटिव्स को खड़ा करे। समझ पा रहे हो सेंटेंस? सब कुछ ईजी है, अपने आप समझ में आ रहा होगा हिंदी में ना। इनिशिएटिव की वर्ब है वुड हैव बिन, कुड हैव बिन, शुड हैव बिन। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो थर्ड कंडीशनल वाली, ऐसा होता, ऐसा हो जाता, ऐसा होना चाहिए था वाली बात है ना। इनकंसीवेबल मतलब जिसको आप सोच ना पाए, समझ ना पाए, जिसको कर ना पाए, पॉसिबल ना बना सकें। वी की वर्ब है डिड नॉट पजेस। पजेस का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पास रखना। पजेस एक कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, जो कभी भी मेन वर्ब की फॉर्म में, वर्ब की ING फॉर्म में नहीं आएगी। पजेस, ऑन, सीम, लुक, सी, है ना, ये वही वर्ब्स हैं जिनको वर्ब की ING फॉर्म में मेन वर्ब बना के यूज़ नहीं करना। पार्टिसिपल बना के यूज़ करो, जीरेंड बना के यूज़ करो, जो मर्जी करो, मेन वर्ब में नहीं आएंगी। बीच बीच में चीज़ें मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे सोचते होंगे ये कहाँ सीखें, कहाँ से सीखना है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक्स में करवाई गई हैं। यूट्यूब के चैनल के होम पेज पे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट रखी है, आप एक बार चला लो और सीख लो, फिर इंग्लिश आपकी ताकत बन जाएगी। इंग्लिश में हर चीज़ लॉजिक से आपको समझ में आएगी। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा इंडिया इज़ एट अ स्वीट स्पॉट टुडे बोथ बिकॉज ऑफ इट्स ओन कैपेबिलिटीज़ एंड द यूनिक आस्पेक्ट ऑफ द करंट बिग पावर राइवलरी। कह रहे इंडिया एक स्वीट स्पॉट पे है, बड़ी अच्छी जगह पे है, फेवरेबल पोजीशन पे है। टुडे यानी आज, दोनों ही वजह से, बोथ बिकॉज, इसकी खुद की क्षमताओं की वजह से और उस यूनिक आस्पेक्ट की वजह से, उस खास पहलू की वजह से जो है करंट या ऑन गोइंग बड़ी पावर्स के बीच की होड़ का, अमेरिका और चाइना के बीच की दुश्मनी का, दोनों ही वजह से हम बड़े अच्छी स्पॉट पे हैं। इंडिया की वर्ब है इज, स्वीट स्पॉट आप समझ चुके हैं, वेरी फेवरेबल पोजीशन। कह रहे अनलाइक द कोल्ड वॉर टुडेज पोल्स द US एंड चाइना हैव इंटरवाइंड इकॉनमीज। कह रहे जी कोल्ड वॉर से अगर बिल्कुल उल्टा देखें, अनलाइक, तो आजकल के जो ध्रुव हैं, दो पोल्स हैं, जो बड़ी महाशक्तियां हैं, अमेरिका और चाइना। पोल समझते हैं ना भाई, ये दुनिया है, ये दो पोल्स हैं, इधर US है, इधर चाइना है ना, दो समझ गए ना किनारे। तो कह रहे ये दोनों किनारे जो हैं इनकी इंटरवाइंड, इंटरवाइंड का मतलब होता है आपस में गुथी हुई, इंटरकनेक्टेड, कंबाइंड, टैंगल्ड,
जैसे दो पतंगे घुस जाती हैं ना आपस में हवा में, वैसी इकॉनमीज है इन दोनों की। यूएसएसआर की अमेरिका से कोई ज़्यादा इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं थी, लेकिन चाइना जो है दुश्मन भी है, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। पोल्स की वर्ब है हैव, इंटरट्वाइंड मतलब आपस में गुथी हुई। कह रहा है दिस विल अनरेवल टू सम एक्सटेंट। कह रहा है ये गुत्थी जो है अनरेवल होगी, ये खुलने वाली है, ये जो गुत्थी सॉल्व होगी कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक। दोनों कंट्रीज अपनी अपनी इकॉनमी को अलग करने की कोशिश करेंगी। अनरेवल वर्ड आप देख ही चुके हैं, चीज़ों को उधेड़ना। कह रहा है इंडिया देयरफॉर इज आइडली प्लेस टू ग्रैब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कमिंग आउट ऑफ दिस प्रोसेस। कह रहा है इंडिया इस प्रकार से आइडली प्लेस्ड है, बिल्कुल सही जगह पे बैठा है ग्रैब करने के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, आर्थिक जो है उन अवसरों को, मौक़ों को जो कम आउट ऑफ होंगे, निकल करके आएंगे इस अनरेवलिंग की प्रोसेस से। इंडिया की वर्ब है इज प्लेस्ड। जब अमेरिका जो है चाइना से पीछा छुड़ाएगा, अपना ट्रेड जो है कहीं और शिफ्ट करेगा, तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी उसको इंडिया में मिलेगी। यहीं आपको चीप लेबर, बड़ी वर्कफोर्स जो है मिल सकती है, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स। कह रहा है इट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैनी इंटरेस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज दैट मेक्स फॉर एन अलायंस विदाउट फॉर्मल ट्रैपिंग्स। कह रहा है यही वो कन्फ्लुएंस है, यही वो कन्वर्जेंस है। याद है ना, कई बिंदु जब एक पॉइंट पे मिलते हैं तो कन्वर्जेंस हो जाता है, कन्फ्लुएंस हो जाता है, मिलन या संगम बोलते हैं। कह रहा है यही वो संगम है कई इंटरेस्ट का, कई लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट क्या होते हैं ना, आपका खुद का भला। कह रहा है दो कंट्रीज़ के बीच का जो मेक फॉर करता है, जो इंतजाम करता है, बना करके देता है एक अलायंस को बिना किसी फॉर्मल ट्रैपिंग के, फॉर्मल एक्सटीरियर के। ऐसा अलायंस है जिसके साथ में कोई फॉर्मल स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, कोई शर्तें नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है कि आप हमारी तब मदद करोगे, उस दिन मदद करोगे, है ना, आप हमें इतना लोन दोगे। कुछ फॉर्मल नहीं है, बस रिश्ता है और चला हुआ है, टिका हुआ है। इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है मेक्स फॉर। कह रहा है जी इट बेनिफिट्स बोथ साइड्स एज इंडिया हैज़ द लैटिट्यूड टू परस्यू इट्स इंटरेस्ट। कह रहा है ये बेनिफिट करता है दोनों ही तरीकों को, दोनों ही साइड्स को, इंडिया और यूएस को। कह रहा है क्योंकि इंडिया के पास लैटिट्यूड है, अब कोई फॉर्मल अलायंस ना होने की वजह से इंडिया के पास आज़ादी है, एल्बो रूम है। और किस चीज़ का एल्बो रूम है जी? परस्यू करने का, अपने इंटरेस्ट को, अपनी भलाई को देखने का। कोई अलायंस में ट्रैपिंग नहीं है, तो हम चाहते हैं तो रशिया से पेट्रोल या डीजल भी खरीद लेते हैं, हमें कोई रोकने वाला तो है नहीं। कह रहा है सम ऑफ विच बेनिफिट द यूएस एंड इट्स अलाइज। कह रहा है ये वही इंटरेस्ट हैं जिनमें से कुछ अमेरिका और उसके अलाइज को आगे जा करके बेनिफिट करते हैं। इट की वर्ब है बेनिफिट्स, इंडिया की वर्ब है हैज़, लैटिट्यूड, एल्बो रूम, ली वे, है ना। सम की वर्ब है विल बेनिफिट। अब कैसे बेनिफिट करते हैं? कह रहा है जी थिंक फॉर एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज burgeoning diesel and ATF exports to the EU in 22-23 that cushioned the fallout of Russia sanctions there। कह रहा है जी सोचो एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के लगातार बढ़ते हुए, बर्जन करते हुए, फलते फूलते हुए डीजल और ATF एक्सपोर्ट्स को। ATF क्या होता है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है ना, शायद पूरा फुल फॉर्म देख लेना इसका, जो प्लेन्स के अंदर जो फ्यूल डलता है ना। कह रहा है जी सोचो इंडिया ने कितना डीजल और ATF एक्सपोर्ट्स किया यूरोपियन यूनियन को, पूरी को, 30-28 देशों को 22-23 में, जिसने कुशन कर दिया, जिसने हल्का बना दिया उन फॉल आउट को, उन बैड कॉन्सिक्वेंसेस को, बुरे परिणामों को जो थे रशिया पे लगे हुए सैंक्शंस के। तो रशिया पे सैंक्शन लगे, रशिया से हमने पेट्रोल खरीदा, उसको साफ़ सुथरा किया क्रूड ऑयल को, और फिर उसका डीजल बना के अमेरिका को या EU को एक्सपोर्ट कर दिया। इससे जो है इनको थोड़ा फ़ायदा मिला, थोड़ा बेनिफिट मिला। चलिए दैट की वर्ब है कुशन, दैट आया है ATF और डीजल एक्सपोर्ट्स के लिए। ठीक है, बर्जनिंग का मतलब होता है फलने फूलने वाला, ग्रो करने वाला। थिंक यहाँ पे इंपेरेटिव वर्ब है, इसमें किसी को आप जो है कमांड दे रहे हो या सजेशन दे रहे हो ऐसा करो। तो जब भी आप इंपेरेटिव वर्ब देखेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म जिसमें सब्जेक्ट ना हो, वहाँ सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड होता है यू, है ना, यू थिंक, आप ऐसा समझ सकते हैं। फॉल आउट का मतलब होता है बैड कॉन्सिक्वेंसेज, बुरे परिणाम। कह रहे दैट इज़ वाई अ स्विंग स्टेट लाइक इंडिया इज़ नो लेस इंपॉर्टेंट देन ए लाई। कह रहा है यही वो रीज़न है, दैट इज़ वाई इंडिया जैसा एक स्विंग स्टेट जो है, स्विंग स्टेट का मतलब क्या होता है? ऐसा स्टेट जो कहीं भी झूल जाए। कह रहा है जी यही रीज़न है कि इंडिया जैसा एक जो स्विंग स्टेट है, कह रहा है वो कम इंपॉर्टेंट नहीं है अमेरिका के लिए, एक अलाई से, एक करीबी दोस्त से। दैट की वर्ब है इज, स्विंग स्टेट की वर्ब है इज। चलिए एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है ऊपर, फटाफट उसको देख लेते हैं। कल भी करवाया था, आज फिर से करवा रहा हूँ। ध्यान रखना, ये SSC बैंक में बहुत पूछा जाता है एक कॉन्सेप्ट, इसीलिए बार बार करवाता हूँ आपको मैं। कॉन्सेप्ट है जी मेजरमेंट्स जो हैं टाइम की, मनी की, वेट की, डिस्टेंस की या किसी भी चीज़ की, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लेती हैं, उनको प्लूरल वर्ब्स नहीं देना है। मेजरमेंट क्या होती है?
डिस्टेंस की मेजरमेंट है 2 किलोमीटर 5 मीटर 10 इंच, कोई भी हो सकती है। वेट की मेजरमेंट होगी 5 किलो 2 पाउंड 10 किलो 10 जो है ग्राम, है ना, इस तरीके से 1000 टन। मनी की मेजरमेंट है 100 रुपये 500 रुपये 1 लाख रुपये 200 डॉलर्स। टाइम की मेजरमेंट है जी 5 घंटे 10 सेकंड 3 हफ्ते 6 साल 3 दशक 2 सेंचुरीज। ये सभी मेजरमेंट हमेशा जब वर्ब लेंगी अपनी प्लूरल नहीं सिंगुलर लेंगी। देखो कैसे। 4 डेकेड्स ऑफ फास्ट ग्रोथ हैज़ या हैव मेड इंडिया द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। 4 डेकेड्स की तेज या फास्ट ग्रोथ ने इंडिया को दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी बना दिया है। देखो 4 डेकेड्स है, टाइम की मेजरमेंट आ गई 4 दशक, डेकेड्स प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या लेगा, मेजरमेंट है तो सिंगुलर लेगा, हैज़ मेड लिखोगे ना कि हैव मेड। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए एक मिनट की वीडियो है, शायद 1 ही मिनट की वीडियो है, छोटा सा शॉर्ट है। मैं अभी कोशिश करूंगा याद करके यहाँ उसको अटैच करने की, नहीं तो देख लेना इस तरह का होगा। इस शॉर्ट में समझाया गया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वहाँ जाके देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, फिर यहाँ पे अपने टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब अगर ऐसा समझें तो यहाँ 4 डेकेड्स की वर्ब हैज़ पुट होनी चाहिए टेक्निकली इंग्लिश के हिसाब से, क्लासिकल इंग्लिश के हिसाब से। वैसे ही 100 मिलियन हैज़ या हैव बीन स्पेंट ऑन R&D बाय द कंपनी। तो 100 मिलियन को स्पेंड किया गया है, पैसे तो 100 मिलियन है, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर, ठीक है। और वैसे ही जस्ट 50 किलोमीटर्स इज या आर लेफ्ट टू द डेस्टिनेशन। तो क्या लगाऊं भाई यहाँ पे, इज लगाऊं आर लगाऊं, इज लेफ्ट टू द डेस्टिनेशन। वो वाला शॉर्ट देख लेना, वहाँ से आपको इसका पूरा लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, फिर आप भूलोगे और नहीं कभी ज़िंदगी में इस कॉन्सेप्ट को। चलिए रैप अप कर देंगे सेशन को, जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ, लंबी होगी आज की क्लास, आर्टिकल थोड़ा लंबा था। फर्स्ट में पूछा है जी सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है अमेरिका और चाइना की आपसी लड़ाई का इंडिया अमेरिका के रिलेशन पे, क्या सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा? ये रिलेशन सुधर गए, बिगड़ गए, इन रिलेशंस ने इंडिया को रशिया की तरफ झुका दिया, इन रिलेशंस की वजह से इंडिया का चाइना से झगड़ा हो गया, है ना, क्या हुआ? तो चारों में से सही जो है आपको निकालना है ऑप्शन को। देखो अगर मैं हिंदी कर दूंगा ना इस ऑप्शन की तो फिर कुछ रह नहीं जाएगा पीछे। मेरे हिंदी करने का मतलब है आपका इसका आंसर जो है ऑटोमेटिकली निकाल लेना। तो कोशिश आपको खुद करनी है, ट्रांसलेट करो, फिर मेरे आंसर से अपने वाले को मैच करो। कमेंट सेक्शन में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इसको मैच कर सकते हैं, अपने आंसर और मेरे आंसर को। सेकंड वाले को देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है अमेरिका और USSR की कोल्ड वॉर और अमेरिका और चाइना की लड़ाई में आज, क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है? 4 चीज़ें आपको बताई गई है, एक ही चीज़ इनमें से सही है, उस वाली को चूज़ करना है। मेरा आंसर डाल दिया है फर्स्ट में कमेंट में, वहाँ से आप मैच करके चूज़ करके बताओ। थर्ड में पूछा है जी टू रीड द टी लीव्स, इस इडियम का मीनिंग ऑलरेडी आपको कहानी के साथ बताया है। चौथे में पूछा है जी एल्बो रूम, ये भी आपको समझा दिया था ना, फ्रेज क्या मीनिंग है इसका। एंटोनिम पूछा है कन्फ्लुएंस का, डाइवर्जेंस होगा, क्रक्स होगा, टेस्टामेंट होगा या अनरावल होगा। समथिंग दैट कैन नॉट बी इमेजिन्ड, क्या बोलेंगे इसको वन वर्ड की भाषा में, आता होगा आपको ऑलरेडी। बैरी द हैचेट, ये भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, बैरी द हैचेट। 10वें के अंदर आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना है, वही वाला मेजरमेंट वाला फॉर्मूला लगा के। 8वें 9वें में 2 एरर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं करवाना चाह रहा था लेकिन क्लास लंबी हो रही थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, उन वर्ब्स का है जिनकी V1 V2 V3 सेम रहती है। तो 2 एरर्स हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आता होगा, खुद से ट्राई करो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, आंसर से मैच करके बताना। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, अंटिल देन